इस वक्त भारत में आईपीओ में पैसे लगाने का जोश जुनून बनता जा रहा है। कौड़ी का आईपीओ करोड़ों पा रहा है। जरा इन न्यूज पर गौर फरमाइए। 12 करोड़ का आईपीओ और मिले कितने? 4800 करोड़। 2 Yamaha showrooms, 8 employees. They just asked for rupees 12 crore. Full automobile SME gets bids worth rupees 4,800 crore. इस तरह से आईपीओ पर मच रहा बवाल खड़े करता है कई सवाल। आखिर क्या है आईपीओ का माया जाल? आसान भाषा में क्या होता है आईपीओ? कोई कंपनी आईपीओ लाती क्यों है? आईपीओ में पैसे कैसे लगाते हैं? आखिर आईपीओ ने आज तक क्या रिटर्न्स दिए जिसकी वजह से इसका इतना क्रेज है? रूल ऑफ 72 क्या है? आईपीओ का डाउनफॉल कब आया और कैसे आया? और आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज जो लोग आईपीओ में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं वो प्राइवेट मार्केट की तरफ शिफ्ट होने लग गए? और फिर गवर्नमेंट ने एसएमईज की शुरुआत क्यों और कैसे करी? तो इन सभी सवालों का जवाब हम आपको अपनी इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही हम भारत के उन 77% लोगों को ये सोचने पर मजबूर करने वाले हैं कि कैसे वो सेविंग्स अकाउंट में अपने पैसे रखकर अपना लाखों का या शायद करोड़ों का नुकसान कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पब्लिक से यानी आपसे और हमसे पैसा उठाना चाहती है तो उसके लिए उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ता है, उसके लिए उसे आईपीओ लाना पड़ता है। यही होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ। अब आइए ब्रीफ में आपको आईपीओ के स्टेजेस भी बता देते हैं। स्टेज 1 में कोई भी कंपनी शुरू होती है प्रमोटर के फंड्स के साथ। इसमें प्रमोटर्स की सेविंग्स होती है, फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी कुछ पैसे लिए जाते हैं। स्टेज 2 में जब कंपनी थोड़ी सी ग्रो कर जाती है तो एंजल इन्वेस्टर्स कुछ पैसे डालते हैं। स्टेज 3 में वेंचर कैपिटल फर्म्स या प्राइवेट इक्विटी फर्म्स आ जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी प्राइवेट इक्विटी की जगह डायरेक्ट प्री आईपीओ से कुछ राउंड्स में पैसे रेज करे। फिर स्टेज 4 आ जाती है जो होती है आईपीओ, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। इसमें कंपनी बीएसई या फिर एनएसई में लिस्ट हो जाती है। अब कोई कंपनी आईपीओ लाती क्यों है ये भी जान लीजिए। एक्सपेंशन करने के लिए, अपने डेट को क्लियर करने के लिए और अपने प्रीवियस इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिलाने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि आईपीओ की इतनी हाइप क्यों है? हर कोई आईपीओ आए दिन आईपीओ 50 गुना, 100 गुना, 150 गुना ओवर सब्सक्राइब आखिर क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब आपको मिलेगा लेकिन आईपीओ की पावर जानकर। लेकिन उससे पहले हम आपको रूल ऑफ 72 समझाते हैं, क्योंकि इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने सालों में डबल होती है। इसका फॉर्मूला है 72 डिवाइडेड बाय एनुअल इंटरेस्ट रेट। तो अब अगर आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हैं जिसमें 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है तो 72 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सेविंग्स अकाउंट में 18 साल में हमारे पैसे डबल होते हैं। यही अगर हम एफडी करवाते हैं जिसमें हमें 6% का इंटरेस्ट मिलता है तो 72 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 12। तो मतलब एफडी में 12 साल में हमारे पैसे डबल हो रहे हैं। बॉन्ड जो कि हमें 8% का इंटरेस्ट देता है, 72 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 9, यानी 9 साल में बॉन्ड में हमारे पैसे डबल होंगे। अब यही अगर हमें 24% का इंटरेस्ट मिल रहा हो तो 72 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 3, तो मतलब 3 साल में हमारे पैसे डबल होंगे। अब अगर 24% का इंटरेस्ट मिलता रहे तो क्या आपको पता है कि आपकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ बन सकती है? कैसे, आइए बताता हूं। तो पहले 3 साल में आपके 10 लाख 20 लाख बन जाएंगे, अगले 3 साल में 20 लाख 40 लाख बन जाएंगे, फिर अगले 3 साल में आपके 40 लाख 80 लाख बन जाएंगे और 12 सालों के बाद 80 लाख 1.6 करोड़ बन जाएंगे। अब आप समझ रहे हैं ना, 3 साल में इन्वेस्टमेंट डबल होती जा रही है। 15 साल के बाद 1.6 करोड़ 3.2 करोड़ बन जाएंगे, 18 साल के बाद 3.2 करोड़ 6.4 करोड़ बन जाएंगे, 21 साल के बाद 6.4 करोड़ 12.8 करोड़ बन जाएंगे, 24 सालों के बाद 12.8 करोड़ 25.6 करोड़ बन जाएंगे, 27 सालों के बाद 25.6 करोड़ 51.2 करोड़ बन जाएंगे, 30 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। अब 24% इंटरेस्ट से 30 साल में हम 100 करोड़ तक पहुंच गए। यानी अगर हमने 1 लाख भी लगाए होते तो भी हम कम से कम 10 करोड़ तक तो कमा ही लिए होते। अब आइए देखते हैं आईपीओज ने हमें क्या रिटर्न दिया, क्या है पावर ऑफ आईपीओ। तो 1998 में यानी आज से लगभग 26 साल पहले हेवेल इंडिया का आईपीओ आया था। उस समय अगर आपने 1 लाख की एफडी की होती 8% के हिसाब से तो आज आपके पास लगभग 8 लाख रुपए होते।
लेकिन अगर आपने 1998 में हेवन इंडिया की आईपीओ में 1 लाख रुपए लगा दिए होते तो आज आपके पास 28 करोड़ होते। मैं 28 लाख की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं 28 करोड़ की। यही नहीं, अभी और एग्जांपल्स देखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगाए 1,17 करोड़ हो गए होते। इन्फोसिस में लगाए 1,20 करोड़ हो गए होते। पेज इंडस्ट्री में लगाए 1,71 करोड़ हो गए होते। आयशर मोटेल में लगाए 1,08 करोड़ हो गए होते। एशियन पेंट्स में लगाए 1,09 करोड़ बन गए होते। एचडीएफसी में लगाया 1 लाख आपका 10 करोड़ बन गया होता। ब्रिटानिया में लगाए 1,10.6 करोड़ हो गए होते और एमआरएफ में लगाए 1,11 करोड़ हो गए होते। अमर राजा में 1,12.5 करोड़ हो गए होते। श्री सीमेंट में लगाए 1,29 करोड़ हो गए होते। डॉक्टर एटी में लगाए 1,100 करोड़ हो गए होते। और अगर खुशकिस्मती से आपने विप्रो में 1 लाख लगा दिए होते तो गुरु आज आपके पास 7,000 करोड़ होते। तो ये है पावर ऑफ आईपीओ। इसी वजह से आज जितने अच्छे आईपीओ आते हैं वो काफी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। इसीलिए एक आईपीओ 50 गुना, 100 गुना, 150 गुना और 200 गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। इसीलिए इन आईपीओस को इन्वेस्टर्स रातों रात उठाना चाहते हैं, इनकी इतनी ज्यादा डिमांड है। देखिए इधर लाख लाख रुपए की वैल्यू करोड़ों में है और करोड़ों में भी कई करोड़। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जरा गौर से इस लिस्ट पर नजर डालिए और कमेंट में बताइए कि 1995 के बाद आपको कितनी कंपनीज दिख रही हैं जिन्होंने 1 लाख को कई करोड़ बना दिया हो। अब जरा देख के बताइए कि 2007 के बाद कितनी कंपनीज दिख रही हैं। एक भी नहीं। रीजन, अब 2007 के बाद ऐसी एक भी कंपनी नहीं है जो 1 लाख को कई करोड़ में बदल रही हो, तो कोई तो रीजन होगा ना। इसके मेन रीजन थे हर्षद मेहता और केतन पारेख। जी हाँ, 1995 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ और 2001 में केतन पारेख स्कैम। हर्षद मेहता ने तो एक गोलगप्पे वाले का आईपीओ ला दिया था, तो हर्षद मेहता और केतन पारेख के स्कैम्स के बाद सेबी ने जितनी भी छोटी कंपनीज थी उन्हें मार्केट से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि सेबी को रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाना था। ऐसा भी कहा जाता है कि उस वक्त रिक्शा वाले भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया करते थे। ये पावर थी मार्केट के यूफोरिया की। तो गवर्नमेंट ने ये सब देखते हुए डिसाइड किया कि अब किसी भी कंपनी को आईपीओ लाने के लिए एक सर्टेन साइज तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि 4,000 से 5,000 करोड़ था, जो कि मोटा मोटा आज भी है। क्योंकि तब लिफाफे वाली कंपनीज हुआ करती थी, मतलब सिर्फ पेपर पर लिखा होता था कि कंपनी है, लेकिन हकीकत में कोई कंपनी थी ही नहीं। इसी वजह से 2007 के बाद आपको ऐसी कंपनी नहीं मिलती जिसमें आपने अर्ली में इन्वेस्ट किया हो और आपके 1 लाख कई करोड़ बन गए हों। इसके अलावा एक रीजन ये भी था कि 1995 के बाद छोटी कंपनीज के फाउंडर्स प्राइवेट मार्केट की तरफ शिफ्ट होने लग गए थे। अब आप सोचिए, अगर किसी फाउंडर को पैसे रेज करने थे तो वो कहां से करता? भाई आईपीओ ला नहीं सकते थे, तो वो जाने लग गए प्राइवेट मार्केट की तरफ, जिसकी वजह से इंडिया में एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल फंड्स और प्राइवेट इक्विटी बढ़ने लग गई। क्योंकि आईपीओ लाने का ऑप्शन तो ब्लॉक था, तो जो ऐसी कंपनीज थी जो तेजी से ग्रो करना चाहती थी वो पैसे रेस करने के लिए प्राइवेट मार्केट की तरफ शिफ्ट होने लग गई। फिर जब पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट करना होता तो बड़े साइज पर वो अपना आईपीओ लेकर आते थे, जिससे वो एग्जिट कर पाते थे और रिटेल इन्वेस्टर्स एंटर कर पाते थे। पिछले 20-25 साल में ये मार्केट काफी बड़ी हो गई है भारत में। अब प्राइवेट मार्केट पर तो फाउंडर शिफ्ट होने लग गए थे, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि आईआईटी, आईआईएम से पास आउट हुए थे, पैसे सिर्फ वो ही रेज कर पा रहे थे। लेकिन एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जिसे बिजनेस बनाना आता था, जिसके अंदर पोटेंशियल था, उसे फंडिंग ही नहीं मिल रही थी। तो इसे देखते हुए एसएमईज आईपीओस की शुरुआत हुई। जी हाँ, काफी बवाल, सवाल और मार्केट में उबाल के बाद साल 2013 में गवर्नमेंट जागी और उन्होंने कहा कि अब हमें छोटी कंपनीज को भी सपोर्ट देना चाहिए। और क्या आपको पता है कि इंडियन जीडीपी का 30% एसएमई से ही आता है। फिर 2014 में बीएसई पर एसएमई एक्सचेंजेस शुरू किए गए और 2015 में एनएसई पर, और गवर्नमेंट मर्चेंट बैंकिंग के लाइसेंसेस लाई और रूल्स एंड रेगुलेशंस लाई और एक गवर्नमेंट बॉडी बनाई जो कि कंपनीज का पूरा ड्यू डिलिजेंस कर सके, जिससे छोटी कंपनीज भी आईपीओ लाके पैसा रेज कर सके और ग्रो कर सके। और देखिए, पिछले 7-8 सालों में एसएमई आईपीओस का क्रेज इतना बढ़ गया है कि आए दिन कोई ना कोई एसएमई आईपीओ कई गुना ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। ये देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स कि कैसे एसएमईज ने मेन बोर्ड तक को हिलाकर रख दिया रिटर्न्स के मामले में। देखिए, आदित्य विजन लिमिटेड में अगर आपने 1 लाख लगाए होते तो आज आपके पास लगभग 2.93 करोड़ होते।
इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड में अगर आपने 1 लाख लगाए होते तो आज आपके पास लगभग 81 लाख होते। वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में अगर आपने 1 लाख लगाए होते तो आज आपके पास लगभग 68 लाख होते। सुयोग टेलीमैटिक्स लिमिटेड में अगर आपने 1 लाख लगाए होते तो आज आपके पास लगभग 58 लाख होते। निंटेक सिस्टम्स लिमिटेड में अगर आपने 1 लाख लगाए होते तो आज आपके पास 50 लाख होते। इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड में अगर आपने 1 लाख लगाए होते तो आज आपके पास लगभग 81 लाख होते। पीएनजीएस गर्गी फैशन ज्वेलर्स लिमिटेड में अगर आपने 1 लाख लगाए होते तो आज आपके पास 30 लाख होते। कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड में अगर आपने 1 लाख लगाए होते तो आज आपके पास लगभग 24 लाख होते। जयराम टेक्नोलॉजीज में अगर आपने 1 लाख लगाए होते तो आज आपके पास 17 लाख होते। विवियाना पावर टेक लिमिटेड में अगर आपने 1 लाख लगाए होते तो आज आपके पास 15 लाख होते। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन 2 से 5 इयर्स का है, जहां 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 20 लाख से 3 करोड़ के बीच हो गई। अब यहीं जब हम 20-30 साल का टाइम फ्रेम लेंगे तो यही इन्वेस्टमेंट और ग्रो करके 20 से 30 करोड़ भी बन सकती है। मतलब मेन बोर्ड तो मेन बोर्ड, एसएमईज में भी इतना क्रेज, इतना पैसा, इतना पोटेंशियल। बस यही बात आप जैसे समझदार इन्वेस्टर्स को समझ में आ गई कि भाई अच्छी कंपनी है तो शुरुआत में ही इन्वेस्ट कर लिया जाए। लेकिन करें कैसे, आईपीओ में इन्वेस्ट करते कैसे हैं, ये बताने से पहले हम आपको बता दें कि इस स्पेशल वीडियो को स्पॉन्सर किया है प्लानिफाई प्रो सब्सक्रिप्शन ने। प्लानिफाई प्रो सब्सक्रिप्शन में आपको रिसर्च रिपोर्ट्स, स्क्रीनर, सजेशन, टॉप इन्वेस्टर्स की पूरी प्रोफाइल कि वो कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लानिफाई एंजल नेटवर्क और मास्टर क्लास का फुल एक्सेस मिलता है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट और इजी हो जाएगी। प्लानिफाई प्रो सब्सक्रिप्शन 2499 पर अवेलेबल है, लेकिन इस वीडियो पर सबसे अच्छे कमेंट्स करने वाले 10 लकी विनर्स को हम ये प्लानिफाई प्रो सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए फ्री में देंगे। तो देर कैसी, फटाफट कमेंट करो, मे बी यू आर द वन। अब वापस आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू इन्वेस्ट इन एन आईपीओ पर। सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट खोलें। इसमें आपके शेयर्स डिजिटली स्टोर्स होते हैं। इसके बाद अपकमिंग आईपीओस की लिस्ट देखने के लिए आप ब्रोकर की ऐप, एनएससी बीएससी की वेबसाइट या फाइनेंशियल न्यूज पोर्टल्स जैसे कि प्लानिफाई को चेक करें। आपको आईपीओ के लिए अपने ब्रोकर की ऐप या बैंक नेट बैंकिंग से अप्लाई करना होगा। वहां आपको आईपीओ एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म भरते वक्त एएसबीए यानी एप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉक्ड अमाउंट ऑप्शन सेलेक्ट करें। इससे आपका पैसा तब तक बैंक में ही ब्लॉक रहेगा जब तक शेयर्स अलॉट नहीं होते। आईपीओ अलॉटमेंट के बाद ब्रोकर ऐप या वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि आपको शेयर्स मिले या नहीं। अब अगर आपको शेयर्स मिलते हैं तो आईपीओ लिस्टिंग के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें बेचना है या होल्ड करना है। तो ये था आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सिंपल तरीका। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि आईपीओ में पैसे लगाएं तब ना जब मिले। आए दिन कोई ना कोई आईपीओ कई गुना ओवर सब्सक्राइब होते रहते हैं, मिलते ही नहीं। अब क्या किया जाए? इसका सोल्यूशन है, डोंट वरी, इसके लिए प्लानिफाई है ना। जी हाँ, प्लानिफाई आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ला रहा है वेंचर एक्स एआईएफ फंड्स। अब वेंचर एक्स एआईएफ फंड्स क्या है? हाउ टू गेट अलॉटमेंट इन दीज एसएमई आईपीओस। देखिए, एसएमई आईपीओस में अभी तक होता क्या है, एचएनआई या रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मिलता 500 में से किसी एक को ही है, और मिलता भी कितने का है? लाख रुपए का। अब अगर आपको ज्यादा अमाउंट लगाना है तो कैसे लगाएं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लानिफाई वेंचर एक्स एआईएफ फंड्स लेकर आई है। अब वेंचर एक्स एआईएफ फंड्स का थीम क्या है? तो ये एसएमई आईपीओस में पैसे लगाते हैं, मतलब शुरुआती कंपनीज में पैसे लगाएगी जिसका मार्केट कैप कम से कम 100 करोड़ का हो। और जब किसी कंपनी का आईपीओ आएगा तो ये फंड एज एन एंकर इन्वेस्टर उन आईपीओस के बीच में पार्टिसिपेट करेंगे और उस कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे। हम हर कंपनी में एज एन एंकर इन्वेस्टर नहीं बैठेंगे। ये उन कंपनीज के लिए होगा जो हमें कंपनी समझ में आएगी, जो हमारी ड्यू डिलिजेंस की प्रोसेस को पास करेगी। आपको बता दें, इस पूरे फंड का टेन्योर 10+2 यानी 12 साल का होने वाला है, जिसमें हम बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स के लिए बना सकेंगे। अब एक बात यहां हम आपको और बता दें, ये रिटेल इन्वेस्टर्स और जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1 करोड़ की है, जिसमें हम हर क्वार्टर में 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए इन कॉल किया करेंगे। एक क्वार्टर में 10 लाख मतलब 1 साल में 40 लाख, 2 साल में 80 लाख और 2.5 साल में पूरे 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसको टुकड़ों में करके 2.5 इयर्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि अलग अलग टाइम फ्रेम में हम इन्वेस्ट कर सकें, नए अच्छे आईपीओस में इन्वेस्ट कर सके। मतलब सीधी सी बात है, 2.5 इयर्स में जो भी अच्छी कंपनीज लिस्ट हो रही है
उनके बीच में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक ही बार में सारे पैसे ना डालें, जिससे रिस्क भी थोड़ा डाइवर्सिफाई होगा। और जो टोटल 12 साल का टेन्योर है, जब ये खत्म होगा तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक हेल्दी रिटर्न हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट कर पाएंगे। अब अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो हमें दिए गए नंबर पर कॉल करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में यस लिखें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लानिफाई।